हमें सेहत पर मेल आया मदन का। 27 साल के हैं, जबलपुर के रहने वाले हैं। उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी है। अब बहुत ही आसान भाषा में समझें तो इसमें इंसान की जो बड़ी आंत होती है उसको नुकसान पहुंचता है। कुछ महीने पहले मदन को पेट में दर्द शुरू हुआ था, मल के साथ खून आने लगा। उन्हें दिन में कई बार स्टूल पास होता था। उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, वजन गिरने लगा। टेस्ट होने पर अल्सरेटिव कोलाइटिस का पता चला। मदन बताते हैं कि इसका इलाज जिंदगी भर चलेगा। उन्हें हमेशा दवा खाने की सलाह दी गई है। वो चाहते हैं कि हम अल्सरेटिव कोलाइटिस पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, क्यों हो जाता है, क्या इसका कोई और इलाज है, डॉक्टर से बात करके ये जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है। दो तरह की इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हैं। एक बोलते हैं क्रोन्स डिजीज़ और दूसरी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स डिजीज़ छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों को इन्वॉल्व करती है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस खाली बड़ी आंत को इन्वॉल्व करती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट जो होते हैं उनके लैट्रिन में खून आता है, वो बार बार लैट्रिन जाते हैं और कई बार बहुत कोशिश करने के बाद दर्द के साथ भी बैठते हैं, लेकिन थोड़ा सा आंव और थोड़ा सा खून लैट्रिन में निकलता है। उनको रात रात में उठना पड़ता है लैट्रिन करने के लिए। खून कम हो जाता है और वो अपनी बीमारी से बहुत परेशान रहते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट्स को कई बार बाकी जोड़ों में भी तकलीफ़ें होती हैं, जोड़ों में दर्दें होती हैं, पीठ दर्द हो सकती है, आंखें लाल हो सकती हैं। ये एक इम्यून बीमारी है और ऐसी और अन्य इम्यून बीमारियां भी साथ में चल सकती हैं, जैसे कि लिवर के अंदर इम्यून बीमारी जिसको PSC बोलते हैं, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस बोलते हैं। गठिया जो जोड़ों में दर्द होती है, ये भी अल्सरेटिव कोलाइटिस में हो जाता है। ये बीमारी होती है क्योंकि ये इम्यून बीमारी है। शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कीटाणुओं से लड़ने के लिए और बीमारियों से जूझने के लिए होता है। शरीर सोचता है कि ये आंत मेरी अपनी आंत नहीं है, ये पराई आंत है, और शरीर का जो इम्यून सिस्टम है जो वो अपने इंटेस्टाइन्स को ही, आंतों को ही चोट पहुंचाता है। इसलिए आंत जो हैं वो छिल जाती हैं, उसमें से ब्लीडिंग होती है। ये बीमारी क्रोन्स डिजीज़ में जो आंतें इन्वॉल्व में होती हैं, जो आंतों में असर पड़ता है, वो रुक रुक के स्किप एरियाज के साथ पहुंचता है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में है वो कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट होती है, बीच में स्किप एरियाज नहीं होते हैं। वो नीचे रेक्टल में से शुरू होकर ऊपर तक जाता है और अलग पेशेंट्स में अलग अमाउंट तक इन्वॉल्वमेंट होती है। कुछ लोगों को थोड़ी सी नीचे 5-10 सेंटीमीटर का ही इन्वॉल्व होता है, कईयों की पूरी बड़ी आंत इन्वॉल्व हो जाती है। पूरी बड़ी आंत में घाव आ जाते हैं जिससे ब्लीडिंग होती रहती है और बार बार लोगों को लैट्रिन जाना पड़ता है। ये इम्यून बीमारी क्यों होती है, डॉक्टरों को बहुत सारी थ्योरियां हैं, बट सही कारण कहना मुश्किल है। शरीर के अंदर जीन्स होती हैं और जीन्स भी एक रोल प्ले करती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, लेकिन वो जीन्स होना ज़रूरी नहीं है कि वो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस बन जाए। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरनमेंट मतलब खाना पीना, इन्फेक्शंस, बहुत सारे कारण हैं जिससे प्रेसिपिटेट हो सकती है। और एक बार जब हो जाती है, दवाई अक्सर ज़िंदगी भर की होती है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि सिम्टम्स पेशेंट को किस बीमारी के साथ आ रहा है। क्लासिकली ये ब्लडी स्टूल्स के साथ आएगा। पेशेंट को खून आएगा लैट्रिन में, दिन में 5-10 बारी लैट्रिन जा रहे होंगे, रात को उठ रहे होंगे, बार बार जाएंगे, खून आएगा, आँव आएगी, और कई बार खाली खून आँव ही होती है, उसमें लैट्रिन नहीं होती है। दूसरा, इनको और ऑटो इम्यून बीमारियां होंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जोड़ों में दर्द हो सकती है, आंखें लाल हो सकती हैं, लिवर की बीमारी हो सकती है, खुजली हो सकती है जो लिवर की बीमारी करके है। ये सब चीज़ें इन पेशेंट्स में होती है। डायग्नोज करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट, जो सबसे ज़रूरी तरीका है, वो है कोलोनोस्कोपी करना। एक एंडोस्कोप होता है जो हम लैट्रिन के रास्ते से डालते हैं और अंदर देखते हैं। उसको करने का मतलब होता है कि हम पहली चीज़ तो डायग्नोज करें। हम कोलोनोस्कोपी अल्सरेटिव कोलाइटिस में तब करते हैं पहली बार जब हमें डायग्नोज करना है। उसमें हम आंतों को देखेंगे कि आंतों में कितने घाव हैं और किस तरह के घाव हैं।
और उसकी बायोप्सी लेंगे, छोटा सा टुकड़ा लेंगे आंतों का और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। फिर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को डायग्नोस करते हैं। कोलोनोस्कोपी बाद में भी की जाती है अगर पेशेंट को बीच में एग्जैजरेशन हो, बाद में फिर से दवाई के बावजूद उसको खून आ रहा हो या तकलीफ़ें आ रही हों। बाद में स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी होती है जिसमें हम देखना है कि अंदर कोई कैंसर वगैरह तो नहीं हो गए, और दूसरे ऊपर सुपर एडेड सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं हो रहे, जैसे कि इन्फेक्शन जैसे CMV इन्फेक्शन है या और कोई दूसरे इन्फेक्शन तो नहीं हो रहे। ये देखने के लिए हमें कोलोनोस्कोपी करनी पड़ती है। तो डायग्नोसिस बेसिकली सिम्टम्स, कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी के ऊपर होती है। इलाज गोलियां हैं, जो बैकबोन ऑफ थेरेपी है, जिस जोड़ के ऊपर दवाइयां चलती हैं वो 5-ASA है। उसके ऊपर दवाइयां हैं बॉडी की इम्यूनिटी कम करने की, जैसे कि स्टीरॉयड्स और दूसरी दवाइयां जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को कम करती हैं, एज़ाथायोप्रिन स्टीरॉयड्स, और उसके ऊपर तगड़ी दवाइयां भी होती हैं। अच्छी तरह मैनेज किया हुआ अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट गोलियों को खा के नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं उसी तरह जीना चाहिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज संभव है, पर हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसकी दवाइयाँ आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को खानी पड़ती हैं। पर इन दवाइयों की मदद से लक्षणों पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो लक्षण बताए गए हैं वो महसूस होते हैं तो देरी ना करें, डॉक्टर से मिलें और तुरंत इलाज करवाएं सही समय पर। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जब से कोविड के नए वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन मार्केट में आए हैं तो लोगों को डबल मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। हमें सेहत पर कई लोगों के मेल्स आए हैं जिनके डबल मास्किंग को लेकर यानी 2 मास्क पहनने को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि 2 मास्क पहनने से उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है, तो कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि 2 मास्क पहनने से उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि वो ढंग से सांस नहीं ले पा रहे हैं। अब ये सारे सवाल हमने पूछे डॉक्टर अमित से। उनका कहना है कि 2 मास्क पहनने से ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन में कोई भी कमी नहीं आती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पर ऑक्सीजन की मात्रा जो आपके खून में जा रही है उसमें कोई भी कमी नहीं होती। अब चाहें तो पल्स ऑक्सीमीटर पर नाप कर भी देख सकते हैं। वातावरण और आपके खून में मौजूद ऑक्सीजन में फर्क होता है। जो ऑक्सीजन आप सांस से लेते हैं और जो आपके खून में जाता है वो दोनों एक ही तो है, पर उनके नापने का पैमाना जो है वो अलग अलग होता है। आमतौर पर हम सांस में ऑक्सीजन जो लेते हैं उसकी मात्रा उतनी ही होती है जितनी हमारे आसपास है। खून में पाए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा नापने का पैमाना अलग है। खून में पाए जाने वाले रेड ब्लड सेल्स यानी RBC में मौजूद होते हैं हीमोग्लोबिन। ये देखा जाता है कि एक हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन है। आमतौर पर खून में पाए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा 94 से 95 के ऊपर होती है। खून में मौजूद ऑक्सीजन कुछ कारणों से कम होता है। देखिए, या तो आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं या फिर ऐसा कोविड के मरीजों में देखा जाता है। ऐसे में लंग्स खराब होने लगते हैं। लंग्स की मदद से जो सांस आप ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन लंग्स से होते हुए खून में जाता है। कोविड के केस में ये रास्ता या तो बंद हो जाता है या खराब हो जाता है। ऐसे केस में बाहर ऑक्सीजन में कोई बदलाव नहीं होता है, पर खून में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। इसलिए कोविड-19 में मेडिकल ऑक्सीजन दिया जाता है, ताकि भले ही लंग्स खराब हो गए हों पर बाहर से मिल रहा ऑक्सीजन उसकी भरपाई कर सके। पर अगर आप 2 मास्क पहन रहे हैं तो इससे आपके खून की ऑक्सीजन लेवल पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये उल्टा आपको कोविड से बचाएगा। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जानते हैं आपकी डाइट में फोलेट होना क्यों जरूरी है, खासतौर पर अगर आप एक महिला हैं, और किन चीजों में ये फोलेट पाया जाता है। फोलेट, जिसे विटामिन B9 भी कहते हैं, आपकी डाइट में होना जरूरी है। इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर शालिनी ने। फोलेट DNA, RNA, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में मदद करता है। फोलेट दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है, त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। ये अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। प्रेगनेंसी की शुरुआत में होने वाले बच्चे को दिमाग और रीढ़ की हड्डी के जन्मजात डिफेक्ट से बचाने के लिए फोलेट की जरूरत होती है। फोलेट खाने की कई चीज़ों में पाया जाता है, जैसे बीन्स, अंडे, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, हरे पत्तेदार सब्जियां, लिवर, सी फूड, शलजम, दालें, पालक, ब्रोकली, आम, सलाद पत्ता यानी लेटस और शतावरी।
फोलेट को फोलिक एसिड के रूप में सप्लीमेंट के तौर पर भी बेचा जाता है। हर महिला को फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है और गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी की शुरुआत में इसकी सबसे अधिक ज़रूरत होती है। डॉक्टर शालिनी के मुताबिक शराब फोलेट के अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन में रुकावट पैदा करती है, इसलिए शराब से परहेज करना ज़रूरी होता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।